Jai Jinendra all of you. Welcome to the next video of Costing as CMPA new course on our YouTube channel named CA Lavish Purvi, covering a concept of performance measurement of chapter 8, that is a balance scorecard. If you have not watched the videos of Costing as CMPE theory which we have uploaded earlier, then you can check out the description box or refer the playlist on our YouTube channel. So our chapter is chapter 8 एंड यहाँ पर हम लोगों को परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स दे रखे हैं जिनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो प्योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स एंड दूसरे हैं अदर मेजर्स। तो प्योर फाइनेंशियल मेजरमेंट टूल्स तो क्या है, जो केवल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी मेजर करेंगे, जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI मेजर हो गया, रेजिडुअल इनकम RI, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड EVA एंड लास्ट वन इज शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। ये तो हो गए प्योर फाइनेंशियल मेजरमेंट टूल्स। लेकिन अदर मेजरमेंट टूल्स भी होते हैं जो कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों परफॉर्मेंस मेजर करते हैं एक साथ, जैसे कि बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पिरामिड, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड एज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल। सो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, जैसे हम लोगों के स्कूल में हमारा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आता था, वैसे बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस पूरे साल की उसका रिपोर्ट कार्ड आता है जो कि बताता है कि इसमें बैलेंस स्कोर कार्ड में। और यहाँ पर ये जो रिपोर्ट होती है, मतलब कि जो परफॉर्मेंस का डिस्प्ले करता है, वो 4 कैटेगरीज में बटा हुआ रहता है। पहला क्या, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हमारा रिजल्ट क्या आया, कस्टमर पर्सपेक्टिव से क्या आया, इंटरनल पर्सपेक्टिव से क्या आया और इनोवेशन पर्सपेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या होता है, हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर्स, मतलब कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या होता है कि हमारी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, कितनी कॉस्ट कटिंग हुई, कितना रेवेन्यू हुआ, ये हमारा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हो गया। अब यहाँ पर हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर्स, मतलब क्योंकि शेयर होल्डर्स हम लोगों का शेयर होल्डर्स का अल्टीमेटली वो लोग भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, तो शेयर होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव बहुत रेलेवेंट होता है उनके इकोनॉमिक डिसीजन लेने में। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि इन दिस पर्सपेक्टिव मैनेजर लिंक इट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव टू द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी एज अ होल। एंड यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर इंडिकेट वेदर द कंपनी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, क्योंकि सबसे पहली स्टेज पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं, आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स रेवेन्यू एंड अर्निंग्स। तो क्या वो जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी वो हमारी रेवेन्यू और अर्निंग्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब कि हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंस अर्निंग्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये अल्टीमेटली मेन इंपॉर्टेंट तो किसके लिए है, शेयर होल्डर्स के लिए, इसलिए यहाँ पर लिखा है हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर्स। उसके बाद आता है कस्टमर पर्सपेक्टिव, मतलब कि हाउ टू कस्टमर व्यूअर्स, कस्टमर हमारी परफॉर्मेंस को कैसे देखता है, मतलब कि कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी मिल रही है, ऑन साइट सर्विस मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर पर्सपेक्टिव में, मतलब कि इम्प्रूवमेंट कितना है इनमें। तो मैनेजर आइडेंटिफाई द लीड इंडिकेटर्स विच मेक अ पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ अदर्स। अब लीड इंडिकेटर्स में ये वेरी कर सकते हैं, जो लीड इंडिकेटर्स है फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर या फिर मार्केट सेगमेंट बेसिस पे भी। इफ फॉर एग्जांपल कस्टमर वैल्यूज ऑन टाइम डिलीवरी, देन ऑन टाइम डिलीवरी बिकम्स अ लीड इंडिकेटर। अब लीड इंडिकेटर में इंक्लूड अ नंबर ऑफ कस्टमर कंसिडरेशंस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लीड इंडिकेटर्स हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक एक बेसिस से कि कस्टमर हम लोगों की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहा है। बाय डिलीवरिंग क्वालिटी as per the customer demand and need, business units can improve outcome measures such as customer satisfaction improve हो सकता है, customer retention, customer acquisition, customer loyalty, ये सब improve हो सकता है। तो नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा कस्टमर पर्सपेक्टिव एंड नेक्स्ट वन इज इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। अब इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव मतलब हम लोगों का इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल ऑपरेशंस, उनको देखेंगे कि हम लोग कैसे उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, हम लोग कैसे उनमें एक्सेल, मतलब कि एकदम अच्छी क्वालिटी में प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो एट व्हाट मस्ट बी एक्सेल, मतलब कि यहाँ पर कंपनी आइडेंटिफाई करती है प्रोसेसेस और उसकी एक्टिविटीज़ को जो कि नेसेसरी है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, एज आइडेंटिफाइड एट द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव एंड कस्टमर पर्सपेक्टिव। क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स 4 कैटेगरीज में बटे हुए हैं, उनमें से जो हम लोगों ने स्टार्टिंग की 2 पढ़ी, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव और कस्टमर पर्सपेक्टिव, वो अल्टीमेटली हमारे ऑब्जेक्टिव ही है, उन्हीं को अचीव कर रहे हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रोसेस और एक्टिविटीज़ क्या है ना, वो भी मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि दीज ऑब्जेक्टिव्स में बी अचीव्ड बाय रीअसेसिंग द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन मतलब प्रोड्यूसर आ गया, मैन्युफैक्चरर आ गया, कस्टमर आ गया, ये सारे जने मिला के वैल्यू चेन कंस्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर रीअसेस करा जाएगा वैल्यू चेन को एंड मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि हम लोगों को इम्प्रूव करना है उन्हें। उसके बाद आता है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव हमारे इंटीरियर प्रोसेसेस से रिलेटेड हो गया। अब लर्निंग एंड ग्रोथ क्या हो गया, हम लोगों को और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, हम लोग को और कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें।
फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इसमें, इनोवेशन आ जाता है इसमें. तो हाउ डू वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड क्रिएट वैल्यू, क्रिएट मोर वैल्यू. तो यहाँ पर क्या है कि कंपनीज डिटरमाइन करती है एक्टिविटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कंपनी मस्ट बिल्ड टू क्रिएट लॉन्ग टर्म ग्रोथ which is necessary to achieve the objectives in the previous 3 perspectives. जो हमारे पुराने 3 perspectives हैं उनमें जो objectives हैं उनको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या डिटरमाइन करेगी ताकि वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्रिएट कर सके. अब यहाँ पर लर्निंग और ग्रोथ तीन प्रिंसिपल सोर्सेज से आती है, मतलब कि तीनों रेलेवेंट है फॉर अचीविंग दिस लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव. पहला क्या, पीपल, मतलब कि जो काम करेंगे. दूसरा क्या, सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम जिस पे वो काम करेंगे. और तीसरा क्या, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स, मतलब कि मोटिवेशन, एम्पावरमेंट एंड अलाइनमेंट. तो इन तीनों को मिला के, इन तीनों के बेसिस पे ही वो लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव अचीव कर सकती है. अब इसको याद करने का तरीका है POS, तो पीपल, सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर. तो ये तो हो गए हमारे 4 पर्सपेक्टिव, मतलब कि बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 पर्सपेक्टिव. इनके आपको नाम याद रखने हैं, प्लस इनकी टैगलाइन क्या है वो भी आपको याद रखनी है. उसके बाद आते हैं कि रीजंस वाई द बैलेंस स्कोर कार्ड समटाइम्स फेल्स टू प्रोवाइड फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट. मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर कि बैलेंस स्कोर कार्ड ऐसे तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना ही बैलेंस स्कोर कार्ड का भी ऑब्जेक्टिव है. लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर बैलेंस स्कोर कार्ड शुड फेल टू प्रोवाइड अ डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब कि मैनेजमेंट को जो चाहिए होता है. जैसे कि मैनेजमेंट मिस्टेकनली थिंक्स दैट सिंस दे ऑलरेडी यूजिंग नॉन फाइनेंशियल मेजर्स दे हैव ऑलरेडी बीन अचीव्ड बैलेंस स्कोर कार्ड, या दे ऑलरेडी हैव अ बैलेंस स्कोर कार्ड. क्योंकि जरूरी नहीं है नॉन फाइनेंशियल मेजर्स यूज़ कर रही है इसका मतलब वो बैलेंस स्कोर कार्ड यूज़ कर रही है. नेक्स्ट वन इज सीनियर एग्जीक्यूटिव मिसगाइडली डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कोर कार्ड इम्प्लीमेंटेशन टू मिडिल लेवल मैनेजर्स. अब परफॉर्मेंस किसकी मेजर हो रही है, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इनकी परफॉर्मेंस मेजर हो रही है. तो बायसनेस तो आ ही सकती है. तो उस केस में अगर उन्होंने डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कर दिया, मिडिल लेवल मैनेजर्स को, तो यहाँ पर बैलेंस स्कोर कार्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज कंपनी ट्राई टू कॉपी मेजर एंड स्ट्रेटेजीज यूज्ड बाय बेस्ट कंपनीज रेदर देन डेवलपिंग देयर ओन मेजर्स सूटेड फॉर द एनवायरनमेंट अंडर विच दे फंक्शन. क्योंकि हर एंटिटी का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं है जो एक एंटिटी की मेजर्स और स्ट्रेटेजीज है वो दूसरे पे भी वर्क कर जाए. तो यहाँ पर खुद की चूज़ करनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज देयर आर टाइम्स व्हेन बैलेंस स्कोर कार्ड आर थॉट टू बी मीन फॉर रिपोर्टिंग पर्पज ओनली. मतलब हम लोगों ने अभी ये जो पढ़े, ये हम लोगों ने एक तरीके से एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स ही पढ़े हैं जिनको कि उस बैलेंस स्कोर कार्ड में रिपोर्ट किया जाता है. तो यहाँ पर केवल एंटिटी यही मीनिंग निकाल के इस बैलेंस स्कोर कार्ड को बनाए कि केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो गलत होगा. क्योंकि बैलेंस स्कोर कार्ड एक्चुअल में मैनेज करने के लिए होता है बिजनेस को इन अ मोर न्यू एंड इफेक्टिव वे. तो ये तो हो गए 4 लिमिटेशंस भी कह सकते हैं हम लोग इन्हें बैलेंस स्कोर कार्ड की, कि यहाँ पर फेल हो जाता है. अब यहाँ पर ये आपकी ये जो 4 पॉइंट्स है ये आपके 4 नंबर में आ सकते हैं, तो आपकी अटैम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड उसके बाद यहाँ पर समअप कर रखा है चारों पर्सपेक्टिव्स को, फाइनेंशियल, कस्टमर, लर्निंग, ग्रोथ एंड इंटरनल बिजनेस को. एंड इनकी लाइंस दे रखी है वो आपको याद करनी है. तो आपके क्वेश्चन में है तो आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं, प्लस इनकी जो लाइन्स है वो लिखनी है और अंडरलाइन करके आना, तो उससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा परफॉर्मेंस पिरामिड. परफॉर्मेंस पिरामिड को पढ़ने से हम लोग 2 कॉन्सेप्ट देखेंगे, CSF एंड KPI, मतलब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. क्योंकि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर नाम से ही पता लग रहा है, ये क्रिटिकल फैक्टर्स और एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिक्वायर्ड है फॉर इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ द कंपनी. तो एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है उनको अचीव करने के लिए जो फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उन्हें कहा जाता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स. तो दीज आर डिराइव फ्रॉम द गोल्स दैट आर सेट बाय द एंटिटी. एंड ये थोड़े डीप में जाके वो गोल जो हम लोगों ने फर्स्ट लेवल पे सेट करें, मतलब मेन सेट करें, उसके भी हम लोग एक तरीके से सब ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं, वो हो जाएंगे हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स. तो ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स मतलब कि हम लोगों को कंसीडर करने चाहिए इंडस्ट्री को देख के, कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी देख के, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसीडर करके, टेम्परेरी इन्फ्लुएंस, इन सबको कंसीडर करके हम लोग ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स सेट करते हैं. अब यहाँ पर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर रिप्रेजेंट क्या करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स द कंपनी नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू अचीव इट्स गोल. इसके लिए टैगलाइन ये हो गई. तो उसके बाद आते हैं हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स.
तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हो गए, जो हमारी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करेंगे। अब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को हम लोगों को एनालाइज भी करना पड़ेगा कि इसकी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो है इसकी परफॉर्मेंस क्या रही, तो उसके लिए क्या यूज़ होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये हमारी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको इंडिकेट करेंगे। तो इंडिकेटर्स जिनके थ्रू अपन अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कौन सी परफॉर्मेंस, जो सी एस एफ में परफॉर्म हुई है वो वाली। तो इसके लिए क्या लाइन होगी, सेट ऑफ मेजर्स एंड एसोसिएटेड टारगेट्स डिफाइन इन सच अ वे that achieving those targets will successfully turn in completion of critical success factors। तो ये इंडिकेटर्स हैं कि हाँ अगर आपने ये अचीव कर लिया, इसका मतलब आपको एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का कंप्लीशन हो गया या फिर ये फैक्टर अचीव हो गया। तो दे शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, रेलेवेंट एंड टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं। ये एक तरीके से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हमारे जो हमारा टॉप ऑब्जेक्टिव है उससे थोड़े नीचे लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उन मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेट करे जाते हैं। तो माइलस्टोन्स भी कह सकते हैं हम इन्हें। तो ये हो गए हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं करा है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ नॉट येट डन, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो एज टू रिसीव द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर न्यू वीडियोज़। नेक्स्ट क्लास से हम लोग हमारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे जो है परफॉर्मेंस पिरामिड। सो थैंक यू, बाय बाय, जय जिनेंद्र।